नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश स्कैंडल में कल हमने आपको दिखाया शिक्षा माफिया पार्ट 1, लेकिन अब हम आपको इस स्कैंडल की आज पार्ट 2 की कड़ी में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सुल्तानपुर में कागजों में बने विद्यालय दरअसल अपने आप में एक बड़ी सियासी साजिश का अपने आप में एक प्रतीक था। तो आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे प्रकरण को बताते हैं कि कल हमने आपको दिखाया था कि आखिर किस तरीके से जो स्कैंडल था, कागजों में विद्यालय बना दिए गए, बाकायदा उसके लिए निधियों का उपयोग कर लिया गया और 20 सालों से स्कैंडल की तहत पूरा एक बड़ा घोटाला क्रिएट किया गया और 20 सालों से जो छात्रवृत्ति का पैसा है वो भी हड़प लिया गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से निधियों से लेकर छात्रवृत्ति तक में यह पूरा जमकर खेल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह संभव है कि बगैर सियासी संरक्षण के कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता है और कार्रवाई के नाम पर आज तक पूरा सिस्टम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कमेटी जो जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई थी उसके द्वारा साफ साफ ये कहा जाना कि पूरी तरीके से कागजों पर विद्यालय थे, हकीकत में कभी बने ही नहीं, गुनहगार साबित किया जाना, उसके बाद भी अभी तक अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो यह सवाल बड़ा है कि आखिर किसकी सरपरस्ती पर यह पूरा शिक्षा माफिया ये पूरा संजाल बिछाए हुए था, ये पूरा नेक्सस चला रहा था। पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आखिर कमेटी ने क्या कुछ सिफारिशें की, उसके बाद आपको पूरा माजरा समझाएंगे। प्रबंधक संतोष कुमार सिंह कागजों में चला रहे थे 3 विद्यालय। लालजी शिक्षण संस्थान प्राथमिक पाठशाला कोथरा कला, लालजी शिक्षण संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय कोथरा कला, रामरती बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कोथरा कला की मान्यता गलत तथ्यों को दर्शाते हुए शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। अट्ठाईस साल पहले मर चुकी सरोज सिंह रामरती बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका गाटा संख्या 95 में कभी भी कोई शिक्षा संबंधी कार्य नहीं हुआ, न ही वहां कोई विद्यालय स्थापित किया गया। गाटा संख्या 442 में रामरती बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कभी गतिमान नहीं रहा। लालजी शिक्षण संस्थान प्राथमिक विद्यालय गाटा संख्या 444 में संचालित नहीं रहा। वर्तमान में गाटा संख्या 444 बाद गाटा संख्या 442 के आंशिक भाग पर लालजी सिंह महाविद्यालय का भवन स्थापित है। जब विद्यालय का भवन ही नहीं बना तो उस पर खर्च किए गए विधायक सांसद निधि 32.70 लाख का दुरुपयोग हुआ। इन फर्जी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति वितरित की गई, वो भी गलत तरीके से। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय जो पूरी कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि जिस जगह पर स्कूल का होना बताया गया वो गाटा संख्या दरअसल आज भी वहां पर सिर्फ खेत ही पड़े हुए हैं और वहां पर कभी कोई निर्माण हुआ ही नहीं, कोई विद्यालय बना ही नहीं। दरअसल छात्रवृत्ति का पूरा लेखा जोखा संबंधित महकमे में, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला छात्रवृत्ति का हुआ, तो छात्रवृत्ति का पूरा लेखा जोखा संबंधित महकमों में होता है। और सबसे बड़ी बात ये 3 जगह से छात्रवृत्ति आती है, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। इनके पास पूरा डेटा होता है। लेकिन जो हैरत की बात यह है कि किसी भी महकमे में, इस पूरे तीनों महकमों में छात्रवृत्ति का कोई भी लेखा जोखा ही मौजूद नहीं है। आखिर सवाल यह है कि कहां गया पूरा डेटा, किसने गायब कर दिया? यह रिपोर्ट देखिए। कागजों पर केवल विद्यालय ही नहीं खड़ा किया गया बल्कि फर्जी छात्रों का पंजीकरण भी किया गया। तीनों विद्यालयों में छात्रों का जो पंजीकरण दिखाया गया, उन छात्रों के नाम से उनके वजीफे को हड़पने का भी काम किया गया।
शुरुआती दौर पर वजीफा नकद बांटने का प्रावधान था। ऐसे में पहले तो ये खेल चलता रहा। समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अलग अलग छात्रों को फर्जी तरीके से पंजीकृत दिखाया गया। उनके वजीफे की रकम निकालकर हड़प ली गई। लेकिन उसके बाद जो वजीफा छात्रों के खाते में जाने लगा, तब भी खेल खत्म नहीं हुआ। फर्जी खाते दिखा करके छात्रों के नाम का वजीफा प्रबंधन के संचालकों के खातों में ट्रांसफर किया गया। हर साल हजारों रुपए के वजीफे की रकम प्रबंधन संतोष सिंह डकारता रहा। अभी तक संबंधित महकमों को भी नहीं मालूम कि आखिर किस किस वर्ष में कितनी कितनी छात्रवृत्ति इन स्कूलों को दी गई। संबंधित महकमे का कहना है कि दस्तावेज मिल ही नहीं रहे, कई दस्तावेज जल गए, कहीं गुम हो गए। लेकिन डीसीएफ एक आंकड़े के मुताबिक 138 छात्राओं को केवल रामरती सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से ही छात्रवृत्ति भेजी गई है। आरोप की छींटें केवल प्राथमिक विद्यालय पर ही नहीं हैं, बल्कि इसी शिक्षा माफिया द्वारा संचालित किया जाने वाला लालजी सिंह महाविद्यालय, जिसका प्रबंधक यही संतोष कुमार सिंह है और उसकी प्राचार्य स्वयं संतोष कुमार सिंह की पत्नी पंकज सिंह है, उस पर भी छात्रवृत्ति घोटाले का शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। सवाल उठता है ये कि बिना स्थलीय सत्यापन के आखिर कैसे कागजों पर ही रिपोर्ट दे दी गई। अब तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी। तत्कालीन बीएसए पर कार्रवाई क्यों नहीं। समाज कल्याण से लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण महकमे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सत्यापन कैसे छात्रवृत्ति दी गई। जिन बैंकों ने फर्जी खातों में छात्रवृत्ति को ट्रांसफर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल उठता है ये कि बिना स्थलीय सत्यापन के आखिर कैसे कागजों पर ही रिपोर्ट दे दी गई। अब तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी। तत्कालीन बीएसए पर कार्रवाई क्यों नहीं। समाज कल्याण से लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण महकमे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सत्यापन कैसे छात्रवृत्ति दी गई। जिन बैंकों ने फर्जी खातों में छात्रवृत्ति को ट्रांसफर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2012 से लालजी सिंह महाविद्यालय में करोड़ों रुपए का छात्रवृत्ति गबन किया गया। उसका आरोप है कि महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य की आपसी साठगांठ से अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के फर्जी बैंक खाते खोले गए। उन्हीं फर्जी बैंक खातों में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा करोड़ों की छात्रवृत्ति भिजवाई गई। इसके बाद बैंक कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सारा छात्रवृत्ति का पैसा प्रबंधन डकार गया। यही नहीं, महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा जिन छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा गया, उनमें से अधिकतर छात्र संख्या, छात्र छात्राओं का नाम और उनके सम्मुख अंकित बैंक खाते सब फर्जी आंकड़ों के आधार पर विभाग ने फर्जी बैंक खातों में पैसा भेज दिया। ऐसे में भ्रष्टाचारी प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से महाविद्यालय प्रबंधक के खाते में सारा पैसा ट्रांसफर किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना बैंकर्स की मिलीभगत के वर्ष 2012 से 18 तक लगातार छात्रवृत्ति कैसे निर्गत की गई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर बैंकर्स ने जानने परखने की कोई कोशिश क्यों नहीं की कि छात्रों के नाम के आगे जो खाते हैं वो अस्तित्व में हैं भी या नहीं। अगर खाते फर्जी और काल्पनिक थे, तब बैंकों ने सारा पैसा प्रबंधक के खाते में कैसे ट्रांसफर किया। बिना बैंक कर्मचारी की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हो गया। तो अब जांच के बाद सब कुछ साफ हो चुका है कि छात्रवृत्ति और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि का बंदरबाट हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने रिकवरी आदेश जारी नहीं किए। जवाब दिया जा रहा है कि दस्तावेज मिल ही नहीं रहे। आखिर एक साथ शिक्षा विभाग से लेकर समाज कल्याण विभाग तक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पिछड़ा वर्ग कल्याण तक के दस्तावेज कैसे गायब हो गए। ना ही इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि इसके पीछे की वजह है क्या। जरा समझने की कोशिश करते हैं।
कुछ सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं। अगर 2 दशकों से कागजों पर 3 फर्जी स्कूल चल रहे थे, तो क्या इसकी भनक पूरे महकमे में किसी को नहीं थी, या फिर जानते हुए भी हर कोई मौन खड़ा रहा? इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है। एक, स्कूल प्रबंधक का सियासी रसूख ऐसा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई हिमाकत नहीं कर पाया, या फिर भारी भरकम कर्मचारियों की फौज वाले इस पूरे सिस्टम को इस फर्जीवाड़े की भनक नहीं थी। जानकारी ना होने की बात तो गले नहीं उतरती, लेकिन सियासी रसूख की बात जरूर जचती है। अब जरा इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये तस्वीरें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लंबुआ से विधायक देवमणि द्विवेदी और कागजों पर विद्यालय चलाने के आरोपी संतोष कुमार सिंह की हैं। यूं तो जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक जी की तस्वीर किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन एक के बाद एक ये तस्वीरें बताती हैं कि दोनों के बीच में रिश्ता बेहद नजदीकी है। क्या इन्हीं सियासी रिश्तों की वजह से अब तक शिक्षा माफिया संतोष कुमार सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या इन्हीं सियासी रसूख के खौफ से शिक्षा माफिया संतोष कुमार सिंह के खिलाफ अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? इसी सियासी रसूख की वजह से अब तक प्रबंधक संतोष कुमार सिंह से वसूली नहीं की गई। शिक्षा माफिया संतोष सिंह की अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद नहीं की गई गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ हमारे जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। वरुण, आप हमारे साथ रुकिएगा, लेकिन इसके साथ ही सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता संतोष पांडे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जांच रिपोर्ट आने के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और क्या उम्मीद लगती कार्रवाई होगी भी या ठंडे बस्ते में चली जाएगी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा मामला है, जिस तरह से ये नटवर लाल जो है पूरे सिस्टम को इसने हैक कर रखा है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी इसकी हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और अगर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तो इसकी गिरफ्तारी कैसे हो पाएगी, संभव कैसे हो पाएगा, किसको गिरफ्तार किया जाए? संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जांच रिपोर्ट में सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोग कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख रहे थे, शिक्षा माफिया संतोष कुमार सिंह जिलाधिकारी, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी, उनके बारे में ही तमाम तरीके की बातें कर रहा था, चैलेंज कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लगता है आपको किसी भी तरीके का दबाव कि कागजों में पूरा फर्जीवाड़ा साबित हो चुका कि 20 साल से कागजों में स्कूल चल रहा था, करोड़ों रुपए की वजीफे के नाम पर घोटाला हो चुका, लेकिन क्या किसी भी तरीके का, क्या इसके पीछे क्या कोई सियासी संरक्षण है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, बताना चाहूंगा कि क्या सियासी संरक्षण तो है ही है। ये मामला 18-20 सालों से दबा रहा। इसको सी इंदुमती जिलाधिकारी जो थी, उन्होंने खोला, इस फाइल को खोला और उस पर जांच करवाई, और जांच कराने के बाद सारी रिपोर्ट एकदम पॉजिटिव आई। उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक रसूख इसका इतना लंबा था कि इसने सोशल मीडिया पर जिस तरह से इसने अभद्र टिप्पणी जिलाधिकारी के बारे में किया, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इसने अभद्र टिप्पणी किया और ये बताया कि मेरे पास राजनीतिक बल, ऐसा रसूख है, मेरे पास उसका बल है और मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। और इसने एक बार ये भी पोस्ट किया कि जिलाधिकारी को माननीय विधायक जी के द्वारा हटा दिया गया है, और अब इससे इस फाइल से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, न इससे कोई कार्रवाई होगी, और इस फाइल को दबा दिया जाएगा। संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि आप समाज कल्याण विभाग इनको बाकायदा वजीफा देता रहा, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण से वो छात्रवृत्ति जाती रही, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जाती रही, और जहां भी छात्रवृत्ति वितरित होती है साल दर साल पूरा डेटा, पूरा हिसाब किताब रजिस्टरों में दर्ज होता है। लेकिन जिलाधिकारी के रिकवरी के आदेश देने के बावजूद अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक यही आकलन नहीं हो पाया कि आखिर इन 20 सालों के दौरान कुल कितनी छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि इन फर्जी विद्यालयों को दी गई है। तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि इन 18-20 सालों में कई आईएएस आए और चले गए, किसी ने भी इसकी फाइल को टच नहीं किया, न कोई कार्रवाई की गई। पहली बार इसकी कार्रवाई 2018 तो क्या जानकारी थी ही नहीं, या जानकारी होते हुए भी सब मौन थे? वजह क्या थी? नहीं, जानकारी होते हुए सब मौन थे, चूंकि रसूख का बल इसके पास था। और जब डीएमसी ने इसको खोला तो इसमें कई अधिकारी इसमें
इसके जद में आ गए कि इस गंभीर घोटाला जो किया गया है तो बिना अधिकारी को मिला करके संभव नहीं था। तो इसलिए सारे अधिकारी इसलिए ओपन हो रहे हैं और जिस तरह से जांच को रोका जा रहा है, तो इसको रोकने का कारण यही है, इसको गिरफ्तार करने का कारण यही है और मुद्दे को दबाने का कारण यही है कि अगर इसके मुद्दे को दबा दिया जाएगा तो जो अधिकारी जो जिन लोगों ने हेल्प की है इसकी 18-20 साल पहले, वो भी आएंगे, इज्जत में आएंगे और उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल संतोष आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर वरुण उपाध्याय हमारे साथ हैं। वरुण, क्या आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, जिस तरीके से पूरा शिक्षा माफिया खुलेआम पूरे प्रशासनिक तंत्र को, पूरे एक तरह से मैकेनिज्म को चुनौती दे रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि आपकी जो हैसियत हो वो आप कर लीजिए, लेकिन मैंने जो किया है वो डंके की चोट पर किया है। आखिर एक माफिया के पास, जिसने पूरा भ्रष्ट तंत्र का पूरा एक नई इबारत लिखी हो, उसके पास इतना बल आता कहां से है, कहां से बैकअप मिल रहा है उसको? विजय जी, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और अब मामला सिर्फ संतोष सिंह तक ही नहीं है। अब तमाम अधिकारी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। तात्कालिक बेसिक शिक्षा अधिकारी फंस रहे हैं, नगर शिक्षा अधिकारी फंस रहे हैं, सीडीओ फंस रहे हैं जिन्होंने अनुदान दिलवाया था फर्जी तरीके से। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी फंस रहे हैं। अब संतोष सिंह को बचाने की बात नहीं है, अब अधिकारी खुद को बचाने के लिए संतोष सिंह को बचा रहे हैं, क्योंकि संतोष सिंह जब साफ रहेगा तभी उनका भी दामन साफ रहेगा। इसीलिए एफआईआर होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बैंक में फर्जी खाते खोले गए हैं, उसमें भी प्रबंधक की मदद ली गई है। बिना प्रबंधक की मदद से फर्जी खाते नहीं खुल सकते हैं। आप एफआईआर देखेंगे तो सिर्फ संतोष सिंह ही दोषी है, बाकी एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। रिकवरी का आदेश है, राजस्व विभाग ने भी ये बता दिया है कि यहाँ पे कभी कोई बिल्डिंग नहीं रही है। जिला अधिकारी ने भी आदेश दिया है कि वसूली की जाए, आरसी काटी जाए, लेकिन अभी तक सारा मामला शिथिल पड़ा हुआ है। वरुण, अभी आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। पहले हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पॉलिटिकल नेक्सस पूरा काम किया। आप इसको दिखाते हैं, समझाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। दरअसल जिलाधिकारी की बनाई हुई जो 5 सदस्यीय टीम थी, इसने स्कूल के इस बड़े फर्जीवाड़े का तो खुलासा किया, लेकिन यह खुलासा शायद लंबुआ, जो सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक हैं, देवमणि द्विवेदी को वो खुलासा नागवार गुजरा। और यही वजह थी कि तत्कालीन जो जिलाधिकारी थी उनके ऊपर, जो सी इंदुमती, उनके ऊपर लेटर बम के जरिए विधायक जी एक के बाद एक हमला करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि तब तक वो उनके ऊपर जो है हमलावर रहे जब तक कि जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जिलाधिकारी जाते जाते इस बड़े खुलासे का तो पूरा खुलासा कर गई, एफआईआर भी दर्ज करवा गई, लेकिन क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यह कि क्या कार्रवाई हो पाएगी। तो हम बात कर रहे थे दरअसल उस पूरे पॉलिटिकल नेक्सस की जिसने इस पूरे माफियाओं को संरक्षण दिया है। वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर सियासी संरक्षण के कोई भी ना तो अपराध पनप सकता है और ना ही कोई अपराधी इतने लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर 20 सालों तक कागजों पर विद्यालय चलते रहे, अगर 20 सालों तक पूरे सिस्टम की नजर एक भी बार इन विद्यालयों, कागजों पर चल रहे विद्यालयों पर नहीं गई, तो आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल शेल्टर था? विजय जी, 20 सालों से फर्जी। और संतोष सिंह के बारे में सूचना मिलती है कि ये जिसकी सरकार रहती है उसके पीछे पीछे घूमते हैं। वर्तमान में भी यही स्थिति है कि जो क्षेत्र के विधायक हैं उनका पूरा संरक्षण इनको प्राप्त है। और जिलाधिकारी कारण का जो सामने ना आ सका, अभी जो सरकारी जिलाधिकारी आए हैं, अब देखना है वो क्या करते हैं, क्योंकि जिस विषय को लेकर जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो चुका हो तो नए जिलाधिकारी कितनी हिम्मत बना पाएंगे ये तो समय नहीं बताएगा। संतोष हमारे साथ है। संतोष, आपने तो लंबे समय से इस पूरे इस शिक्षा माफिया को भी देखा है, आपने आवाज भी उठाई है, वो तमाम आपने देखे हैं इसके पूरा कैसे कैसे ये पूरा करप्शन चलता रहा। क्या कभी किसी की नजर गई नहीं, या फिर कुछ पॉलिटिकल शेल्टर था इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? मैं फिर बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल संरक्षण इनको पहले से ही प्राप्त था, जिसकी वजह से इन्होंने सारे आला अधिकारियों को मिला करके
ये कार्य करवाया और करोड़ों का घोटाला किया और इतना बड़ा स्कैंडल किया। और अगर देखा जाए तो इस तरह स्कैंडल अनेक जिलों में नहीं कहीं होंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस विद्यालय में जिस तरह से किया गया है उसको देखते हुए मैं ऐसा कहूंगा कि डीएमसी इंदुमती जी ने बहुत ही बहादुरी का काम किया, जो उन्होंने 20 साल पुराने इस मसले को उठा करके और इस पटल तला के खड़ा किया और जांच कमेटी बैठाई और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से ये आदमी दोषी पाया गया। उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन जो है उसकी हेल्प करता है। संतोष, संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, 420, 467, 468 तमाम संगीन धाराएं लगी हैं, बावजूद उसके गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से ये मामला था उसमें विभाग ने 406, 420 दर्ज कर लिया, जबकि 409 दर्ज नहीं किया, क्योंकि गबन का मामला था ये। उसके बाद भी ये मतलब किस तरह से बोल रहा है। और जांच जो आज हम और आप इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को हम इस बारे में डिस्कस न करें, क्योंकि ये फाइल बंद कर दी जाएगी। अगर माननीय योगी जी इस बात सहमत है कि जिला टॉर्नल तो काम कर रहे हैं, तो अगर राजनीतिक रसूख को रखते हुए इस व्यक्ति ने डीएमसी इंदुमती का ट्रांसफर यहाँ से करवाया है कि फाइल यहाँ से मूव कर जाएगी, यहाँ से बच जाएगी, और जब डीएम साहब यहाँ नहीं रहेंगे तो फाइल कोई देखेगा नहीं, तो कैसे माना जाए कि आगे इस पर कार्रवाई होगी? या तो पुनः डीएमसी इंदुमती जी दोबारा इस जिले में आए और इस फाइल को वो बरकरार रखे, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर वो नहीं आती है और नहीं बरकरार रखती है तो दूसरा आदमी क्या गारंटी है किससे काम करेगा, जबकि 18 साल 19 साल से काम ऑलरेडी हो रहा था। तो इसका मतलब उम्मीद नजर नहीं आती है कि इस पर भी अभी कोई अब संगीन एक्शन हो पाएगा, क्योंकि जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, वो तंत्र ऑलरेडी पहले से दबाव में था और वो दबाव में आखिर काम कैसे कर पाएगा, तो उम्मीद नजर नहीं आती। संतोष जी, उम्मीद इसी बात पर टूट जाती है कि 406, 420 मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 409 धारा लगाई नहीं जाती है। गबन का मामला है, करोड़ों का मामला है, उसके बाद रिकवरी भी होनी है, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है। इन सब चीजें तो होने के बाद जब ये सब नहीं हुआ, काफी प्रेशर देने के बाद मैंने जब बहुत प्रयास किया और डीएमसी इंदुमती को बताया कि मैडम जी इस तरह से ये मामला है, पूरी तरह से ये मामला पूरी तरह फोर्जरी पे उतारू है ये। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोनल एडिटर वरुण उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद यह लगता है कि शायद माफियाओं के आगे तंत्र अभी भी बौना साबित हो रहा है, क्योंकि जब तमाम सबूत, तमाम गवाह एक एक इशारा कर रहे हैं कि हां ये पूरा स्कूल कागजों पर चल रहा था, ये पूरा भ्रष्ट तंत्र कहीं ना कहीं इसके एक शिक्षा माफिया के आगे नतमस्तक था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहा है और उठाता रहेगा, और इस शिक्षा माफिया को भी जब तक कि इसको इसकी माकूल सजा नहीं मिल जाती तब तक हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।